प्रचार का दौर 30 मई की शाम को थम गया है और अब इंतजार है 1 जून की वोटिंग के बाद 4 जून को आने वाले नतीजों का। इससे पहले एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करने के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल पार्टीज पीएम मोदी की साधना को लेकर हमलावर हैं। लेकिन देश के लोगों के जहन में एक सवाल ये है कि आखिरकार इस बार के चुनाव में रैलियों और रोड का कौन सिकंदर है, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी ने इस बार के चुनाव में जहां जी तोड़ मेहनत और ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की पार्टीज ने भी धुआंधार प्रचार के साथ जमकर रैलियां और रोड शो किए हैं। तो इसको लेकर किसमें कितना दम है ये 4 जून के नतीजे बताएंगे, लेकिन प्रचार प्रसार में किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बीजेपी की बात करें तो उन जगहों को टारगेट किया गया जहां पर बीजेपी का पिछली दफा प्रदर्शन कमजोर रहा था। कोशिश की गई कि वहां पर भी समीकरण साधने की पुरजोर कोशिश की जाए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार हमने देखा कि बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर दिखाई दी और अभी भी नए नए मुद्दों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां साधना में लीन है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो उनकी तरफ एक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। तो एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। दावे दोनों की तरफ से तमाम हो रहे हैं। ये 4 जून के नतीजे बताएंगे कि किसमें कितना दम है। हमारे साथ आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जितनी भी रैलियां हुई, जितना भी प्रचार प्रसार का दौर चला, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन अगर बात हम स्ट्रेटेजी की करें कि कहां आप कमजोर रहे, वहां आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे ही दिखाई दी। जिन जगहों पर प्रदर्शन कमजोर रहा पिछली दफा, उन जगहों को टारगेट किया गया। क्या वहां पर आपको अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? इस प्रचार प्रसार का एक इम्पैक्ट देख रहे हैं तो फिर कितना देख रहे हैं? देखिए सोनल जी, हम लोग पहले भी चुनाव के समय चर्चा करते रहे हैं और इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ज्यादा कितनी सीटें मिलेगी, संख्या तो अभी एग्जिट पोल या असली में तो जो आएगा 4 जून को, लेकिन मेरा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म राजनीति करते हैं कोई भी पार्टी या जो भी कंपनी भी होती है, तो लॉन्ग टर्म में हम कितने आगे तक जाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी कमाई करना है, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत को, जबकि देखिए कांग्रेस पार्टी कहने को कह सकती है हम वहाँ हैं, कर्नाटक में है, अब यहाँ बहुमत आ गया है, आज तेलंगाना में आया है, लेकिन जिस ढंग से केरल में, तमिलनाडु में एक और तेलंगाना और आंध्रा में समझौते करके कर्नाटक में पुरानी अपनी स्थिति को फिर से लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा रणनीति के तहत और ये सोच करके कि इस चुनाव में नहीं लेकिन आने वाले चुनाव में लाभ मिल सके, खास करके दक्षिण भारत, चूंकि बार बार पहले बीजेपी को कहा जाता था ये दुकानदारों या जाति के हिसाब से कहें कि ये बलियों की पार्टी है, जिसको वो बड़ा आज के संदर्भ में कहना तो बहुत ही खराब लगता है, लेकिन या जैसे भी कहा जाता है कि भाई ये पार्टी ऐसी है, लेकिन उन्होंने गाँव में जितना प्रभाव बनाया पिछले वर्षों के दौरान ये साबित हुआ। इसी तरह पूर्वोत्तर में एक और जोड़ूंगा, जहाँ मणिपुर में इतनी हिंसा हुई है, लेकिन असम के परिणाम आप देखेंगे कि उसके बाद भी पूर्वोत्तर में उनके या उनके सहयोगी दल को या जिनके क्षेत्रीय दल तो वहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर रिजू जी भी मंत्री रहे और जिससे उनके मैंने बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है, चीन की सीमा से लगा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी इस चुनाव की उपलब्धि यदि मैं मानता हूँ, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल का हिंसाग्रस्त क्षेत्र और उससे भी बड़ा जम्मू कश्मीर में 55% से अधिक का वोट होना, ये और कुछ इलाकों में उससे भी ज्यादा हुआ है, कहीं कहीं 60 के ऊपर भी गया है, और महिलाओं की जो भागीदारी है, इसलिए आप ये मानिए कि रणनीति के तहत या राष्ट्र हित में, मैं कहूंगा देश के हित में, हम आप मीडिया में भी हम चाहते हैं महिलाओं तक अधिक अधिक हमारी पहुंच हो, जागरूकता है, वो वोट ज्यादा डालें। आपने भी कितनी बार आपने इस पर अपील किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि जीत हार से ज्यादा बड़ी ये होगी कि लोकतंत्र के इस पर्व में उन आदिवासी इलाकों में, एक और चीज जोड़ूंगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब राज्यों में जिस तरह से आदिवासी महिलाएं, गरीब लोग, गांव के लोग जितनी बड़ी संख्या में, दिल्ली मुंबई को भूल जाइए, बंगलोर को भूल जाइए मतलब उनके जो कमजोरी है उसको हम कह सकते हैं, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि उनसे संपर्क अच्छा हो, ज्यादा वोट डालें, युवाओं के खास करके। इसी स्थिति में ये बड़ी उपलब्धि कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार और चुनाव आयोग को है, और आप जैसे जो एंकर जो लगातार काम कर रहे हैं उनको भी है। जी,
काशी से भी हम अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी साहिल रुखाया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये हीट वेव राजनीति की भी बढ़ती चली जा रही है। 10 की 10 सीटों पर हमने देखा 25 मई को मतदान हुआ और अब 4 जून को नतीजे आएंगे। किस तरह की सियासी हलचल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल सोनल, जिस तरीके से चंडीगढ़ में लगातार हीट वेव के साथ साथ भीषण गर्मी भी है, गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी कहीं ना कहीं उफान पर था। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो तमाम जो लोकसभा के प्रत्याशी थे, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, भीषण गर्मी में एक दूसरे पर निशाने जो है उनके तरफ से साधे जा रहे थे। तो ऐसे में कल शाम को ही प्रचार प्रसार चंडीगढ़ के अंदर बंद हो गया था। तो कल जो है चंडीगढ़ की सीट पर मतदान जो है वो होना है। सुबह जो है 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे जो है वो मतदान जो है वो चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ साथ पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी कल जो है मतदान होगा। 328 उम्मीदवार जो है पंजाब के रण में उतरे हैं। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से साफ तौर पर हिदायतें जो है वो डिप्टी कमिश्नर और IPS ऑफिसर यानी कि जिला अधीक्षकों को दे दी गई है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो होना चाहिए। साथ ही साथ 70,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी इस चुनाव के अंदर ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर EVM खराब होती है तो 20 मिनट के अंदर अंदर उसको ठीक किया जाए। तो ऐसे में चंडीगढ़ और पंजाब के साथ साथ हिमाचल की 4 सीटों पर भी कल जो है मतदान होने वाला है। तो नतीजे 4 जून को जो है वो सामने आएंगे। तो ऐसे में कल जो लीडर हैं उनका भविष्य EVM के अंदर कैद हो जाएगा और 4 तारीख को नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे ये जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन उनका जो है नुमाइंदा होगा, किसके पक्ष में वो चुनाव करेंगे। इसको लेकर स्थिति जो है वो 4 तारीख को क्लियर हो पाएगी। जी सोनल। ठीक है साहिल, आप नज़र बनाए रखिएगा। पटना से शक्ति कुमार मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शक्ति, वहाँ पर भी कल अंतिम फेज में हम देखेंगे कि चुनाव होंगे 8 सीटों पर। किस तरह की सियासी हलचल आप देख रहे हैं पटना में इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सोनल, कल जो है बाकी के जो 8 सीट बचे हुए हैं उन सीटों पर जो है मतदान होगा। और सबसे अहम जो है आपको पता है कि 8 में से जो है 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन और NDA के दोनों के उम्मीदवारों के बीच आमने सामने का है। लेकिन सबसे खास जो है 3 सीटें जो है बक्सर की हम बात करें, जहानाबाद की बात करें, काराकट की बात करें, ये 3 सीटें जो हैं काफ़ी हॉट होती जा रही है। क्योंकि इन सीटों पर जो है निर्दलीय प्रत्याशियों के आने से जो उम्मीदवार है उसमें इंडिया गठबंधन और NDA के जो है दोनों के बीच में मुकाबला जो है इस बार काफ़ी जो है त्रिकोणीय उसको बना दिया है। आपको बताएं कि काराकट सीट को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा जो है NDA गठबंधन के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे माल लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार जो है राजा कुशवाहा जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम ये हो गया है कि पवन सिंह जो सिंगर हैं यहाँ से जब उन्होंने अपने चुनाव की घोषणा की उसके बाद से जो है काराकट सीट जो है काफ़ी सुर्खियों में आ गया। और सबसे हम आपको बताएं कि इस सीट को लेकर जहाँ पे अगर हम बात करें 2 कुशवाहा जो है उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। तो जो कुशवाहा वोट बैंक है वो तो एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो पवन सिंह की, तो पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और हर एक जाति के जो युवाओं की भीड़ जो है उनके सभाओं में देखने को मिल रही है। और खेसारी और सिंगर, कई ऐसे सिंगर हैं भोजपुरी के जो उनके लिए लगातार कैंपेन कर रहे थे, तो उनका भी असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। और खास करके इस जो है सीट को लेकर जो है ओवैसी ने भी जो है अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और प्रियंका चौधरी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जो मुस्लिम समाज का जो वोट है कहीं न कहीं यहाँ पे अगर ओवैसी के उम्मीदवार को मिलता है तो इसके का खामियाजा जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है। अगर हम बात बक्सर की करें तो बक्सर में जो है अश्विनी चौबे जो कि सिटिंग MP और केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका टिकट जो है BJP ने काट दिया था और नए उम्मीदवार
को जो है अपना टिकट बनाया था, और उनको लेकर भी काफ़ी जो है जोशन चौबे के जो समर्थक थे उनमें भी नाराजगी है। और यहाँ पे जो है एक IPS है निर्दलीय, उन्होंने वो चुनाव खड़े हो गए हैं, तो उनके कारण जो है ब्राह्मण समाज का वोट भी जो है ठीक है शक्ति, इन समीकरणों पर बात करेंगे। एक बार कोलकाता का रुख कर लेते हैं। कोलकाता से रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रैनिक, हम बंगाल की अगर बात करें ओवरऑल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही कॉन्फिडेंस से लबरेज दिखाई दे रहे हैं बंगाल को लेकर। उनका कहना है कि अगर कहीं सबसे बड़ी सफलता मिलेगी तो वो बंगाल में मिलेगी। एक तरफ ममता बनर्जी क्या खेला करेंगी, इस पर भी नजर टिकी हुई है। क्या लगता है आपको वहां के सियासी समीकरणों को देखते हुए? एकदम देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बंगाल के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, और उसी तरीके से बीजेपी के पास अभी एक चैलेंज है। इस 9 सीट, जो बाकी 9 सीटों में कल चुनाव होने जा रहा है आखिरी चरण में, ये 9 सीट को लेकर बीजेपी के पास एक चैलेंज है। क्योंकि ये 9 सीट पहले जो चुनाव था 2019 में, ये 9 सीट था टीएमसी का, मगर उसमें से अभी जो 3 सीट, ये 3 सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बशीरहाट लोकसभा, जिस बशीरहाट लोकसभा के अंदर में संदेश खाली आता है, उसका भी चुनाव होने जा रहा है कल। और बशीरहाट लोकसभा में अभी बीजेपी का उम्मीदवार, ये संदेश खाली मामले का पहला जो पीड़ित महिला, उनको ही उम्मीदवार किया गया है बीजेपी की तरफ से। ये सीट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग सीट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोलकाता, ये भी एक चैलेंजिंग सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो पहले टीएमसी का लीडर था। टीएमसी छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन किए। वो तापस राय के साथ डायरेक्ट कंपटीशन होगा टीएमसी का उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय का, यानी टीएमसी फॉर्मर टीएमसी के साथ अभी का जो टीएमसी, उनका लड़ाई होने जा रहा है नॉर्थ कोलकाता में। अगर तीसरा बात किया जाए तो दक्षिण कोलकाता का जो सीट, दक्षिण कोलकाता का सीट बार बार से ही टीएमसी का होता रहा है, मगर इस बार उस जगह से बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो फॉर्मर यूनियन स्टेट मिनिस्टर है देवोश चौधरी, उनको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार किया गया है। और इसी वजह से ये सीट भी एक हॉट सीट बन चुका है। माला रॉय और देवोश चौधरी के बीच में जो टक्कर वो देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो दमदम लोकसभा सीट में एक तरफ जब टीएमसी के साथ बीजेपी का लड़ाई है, दूसरी तरफ टीएमसी के साथ इंडी गठबंधन का भी लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ सीपीएम का उम्मीदवार सुजन चक्रवर्ती, ठीक है रैनिक, बात करेंगे आगे भी इस पर आपसे। अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग शिमला में इस वक्त हैं और वहां से हमें जानकारी देंगे। शिमला की अगर बात करें अनुराग, तो वहां पर भी कांटे की टक्कर है। हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के कैंडिडेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो सुखबीर सिंह सुक्खू की तरफ निगाहें टिकाए हुए है। किस तरह के सियासी समीकरण वहां आप देख रहे हैं अनुराग? देखिए सोनल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल की राजनीति जो थी वो लगभग 4 से 5 महीने पहले से गर्मा गई थी, जब से राज्यसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद बड़ी उठापटक हिमाचल में हमने देखने को मिली है, जैसे विधान, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ लोकसभा की सीट के चुनाव नहीं होने हैं, उसके साथ में 6 विधानसभा की सीटें भी हैं जिनके ऊपर चुनाव होने हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे परिस्थितियों को, तो बहुत ज्यादा सियासी पारा जो है वो इस वक्त चढ़ा हुआ है। परंतु हालांकि अब जो है वो आज एक शांति का दिन है और लोगों से अब सिर्फ फीडबैक जो है या 1 to 1 लोगों से मिला जा रहा है। परंतु ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें, ये जो शिमला कंस्टिट्यूएंसी की सीट है, संसदीय क्षेत्र जो शिमला है, ये रिजर्व सीट है। अगर रिजर्व सीट की बात करें तो रिजर्व सीट में यहाँ पर जितने भी हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की बहुलता है, उस वजह से यहाँ पर जो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो एक साइड को सेट हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि किस साइड को जाना है, ये एक बहुत बड़ा वो है। परंतु इस बार जो अभी हम जैसे देखते हैं कि केंद्र में बीजेपी थी और हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू की सरकार है कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्शन जो है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमने ये देखा कि वोटर बड़ा साइलेंट है। अगर इस बार आप पूरे अगर चुनाव को हम अगर पूरा देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार जो पूरे चुनाव का जो खेला जो है वो बड़ा देखने वाला होगा, क्योंकि साइलेंट वोटर की वजह से गेम चेंजर बनकर वो सामने आएंगे कि कौन किसको वोट कर दे ये कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कांग्रेस वाला बीजेपी को वोट कर जाए और बीजेपी वाला कांग्रेस को कर जाए, ऐसा हो सकता है। जी सोनल। काशी का रुख कर लेते हैं। काशी से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरह के सियासी समीकरण है? चूंकि पंकज, काशी में जीत का नहीं बल्कि बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कही जा रही है। जीत वहां पर निश्चित बता रही है बीजेपी, लेकिन वो जीत कितनी बड़ी होगी बस ये देखना है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि काशी में जो जीत का ही जो अंतराल है वो देखना अहम होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि कितनी बड़ी जीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलवाई जाए। हालांकि हम दूसरे तरफ बात करें, विपक्ष की बात करें, तो कांग्रेस और सपा के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में 5 बार विधायक भी रहे हैं, और लगातार तीसरी बार वो भी जो है लड़ रहे हैं चुनाव। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज का पूरा झुकाव जो अजय राय की ओर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से अजय राय भी कमतर उन पर नहीं आकाश सकता, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी और मुस्लिम समाज में भी अजय राय जिस तरीके की पैठ बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अजय राय के लिए तो बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनका जो वोट का प्रतिशत है वो तो बढ़ सकता है। पर रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीतने की, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो अभी तक की जो आकलन लगाया जा रहा है, लगातार तीसरी बार जो है बनारस से जीतने जा रहे हैं। अब देखना ये अहम होगा कि प्रधानमंत्री का जो जीत का जो फासला है, अगर हम बात करें तो 2014 में तो लगभग 3,71,000 वोट से जीते थे। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 4,79,000 उनका आंकड़ा हो गया था। अब इस बार देखना यह है कि कितनी बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े जो नेता हैं या छोटे जो कार्यकर्ता हैं, सब जो है एड़ी चोटी का पसीना लगा है कि प्रधानमंत्री को कितनी बड़ी जीत दिलाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट बना है कि 10 लाख से ज्यादा जो है वोट इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, और बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत बनारस से प्रधानमंत्री जो जीत के इस बार संसद में जाए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो 4 जून को देखना अहम होगा। बिल्कुल 4 जून के नतीजे बताएंगे पंकज कि वहां पर किस तरह के समीकरण रहते हैं और कितनी बड़ी जीत जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे, वो मार्जिन कितना रहता है, वो 4 जून के नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परमवीर का हम रुख कर लेते हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर परमवीर, अभी जितनी भी संवाददाताओं से बातचीत हुई, कई जगह पर फैक्टर एक तरीके से पूरी तरीके से क्लियर है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हावी हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। जीत होगी, वो कितनी बड़ी होगी, बस ये देखना है। लेकिन एक तरफ कांटे की टक्कर भी है, तो चुनाव बेहद दिलचस्प दिशा में जा रहा है। एक जो वोटर का माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ भी इन चुनाव में नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? सोनल जी, देखिए, चुनाव इस बार 2019 में इधर हुआ था कि साइलेंटली वोटिंग लोगों ने की है, और यही हमने देखा था कि चुनाव के जो पोलिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से कुछ जगहों पे कम रहा, और शुरुआती दौर में तो काफी कम था, लेकिन आते आते बढ़ा है इसमें। तो इसमें अगर हम पुराने विशेषज्ञ की बात करें, जबकि हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, तो इस बार के मुद्दे अलग थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जनता शायद बदलाव के मूड में नहीं है। वोटिंग पैटर्न उसी तरफ जाता है, दिखाई देता है। लेकिन 4 जून को चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चुनाव में खास बात देखी गई कि आखिरी फेज तक आते आते लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे, और विपक्ष की पॉलिटिकल पॉजिटिव भी वैसी हो गई थी। मोदी लगातार कह रहे थे कि आप चुनाव करा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चुनने के लिए, तो उन नातों से जो लोकल मुद्दे थे वो छुप गए कहीं पर चुनावी सभाओं में। और लगातार विपक्ष में भी ऐसा ही रहा, राहुल गांधी जी ने अपनी बातें करी, उन्होंने अपनी बात अपना एजेंडा दिया कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से रोजगार देने वाले हैं, 8,500 रुपये हर महीने खटाखट देंगे वो। तो इन मुद्दों के नीचे जो लोकल मुद्दे थे वहां पर वो छुप गए। वो पहले 2 फेजेस में दिखाई दिए, जहां पर जनता ने लोकल एमपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी की बात भी करी, उनसे अपनी तरफ पसंद और नापसंद भी कहा कि हमें पसंद नहीं है, हमें कोई और कैंडिडेट चाहिए था। जातीय एंगल इस बार चुनाव में बहुत से 2-3 फेजेस में बहुत रहा। गुजरात में हमने देखा था, वहाँ के बीजेपी के मिनिस्टर के बयान के बाद जो जातीय उभर के आई थी चीजें, वो सामने रही, लेकिन वो फेज आउट होती चली गई जैसे चुनाव 4थे, 5वें, 6ठे चरण में गया था। 7वें चरण में अब आज की तरफ देखिए तो बात सिर्फ ये लग रही है कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। लोकल मुद्दे वहां से गायब दिखाई देते हैं। जी आलोक जी, जिस तरीके से परमवीर जी भी कह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर समीकरण बदला है। अब मोदी का चेहरा तो है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फेस तो हैं ही जिनका एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़े मुद्दों का सहारा भी है। अब कुछ ऐसे इश्यूज जिनको रिजॉल्व किया गया है वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक लहर हम लोकल मुद्दों की भी देख रहे हैं। लोगों में नाराजगी है इस चीज की कि बड़े मुद्दों की आड़ में छोटे मुद्दे कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। सोनल जी, आपने सही नब्ज पर हाथ रखा है, जिसको मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा भी मानना है कि प्रधानमंत्री चुनना है, ये बात लोगों के दिमाग में रहती है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्थानीय मुद्दे। और इसलिए एक बात, भले इसको आप तारीफ माने या जो भी कहें, मेरे अनुभव के आधार पर,
हमने नेहरू का उस फूलपुर मुझे बाद में तो जाना हुआ, नेहरू काल में तो नहीं गया, लेकिन चुनाव के क्षेत्र में वीपी सिंह भी उस इलाके से थे, इलाहाबाद से लगा हुआ फूलपुर, और ऐसे चुनाव क्षेत्र जो प्रधानमंत्रियों के रहे, रायबरेली, अमेठी, यदि आप उस हिसाब से भी कहें, राजीव गांधी के समय में मनमोहन सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मान लो दिल्ली में या असम में जहां से राज्यसभा में भी आए, तो ऐसे जो नरसिंह राव दक्षिण भारत से आए, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्रियों के सबके नाम, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में, लखनऊ में चुनाव जीते हैं, ऐसी स्थिति में सबसे अधिक यदि गुजरात से आकर के पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने अपनी वाराणसी पर भी ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश में सब जगह जाकर ये कहा कि मैं इस प्रदेश का सांसद हूँ, और वो बार बार जाते रहे, चुनाव में नहीं अकेले। मेरा यही कहना है कि जैसे हम लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर है, नेता है, पत्रकार है, जमीनी यदि उस हिसाब से काम किया, इसका श्रेय देना और ये दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो जैसे आपने कहा, चूंकि स्थानीय मुद्दे हमें ये मिला कि नहीं मिला, ये अभी भी मैं मानता हूँ। वाराणसी में जैसे अपने समानता कह रहे थे, कुछ इलाकों में हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैं उनसे थोड़ा असहमत हूँ, चूंकि वहाँ बुनकरों की हालत मैंने पहले देखी है, और अब देखिए कितने बड़े पैमाने पर वहाँ के बुनकर का और वहाँ की साड़ियों का, सोनल जी आपने भी कई ऐसे रिपोर्ट देखी होंगी जो विदेशों में कैसे पॉपुलर हो गई साड़ियाँ भारत की, जो हम आज से 15-20 साल पहले खाली प्रतीकात्मक होता था, लेकिन आप लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण एशिया के देशों में या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, इसलिए अखाड़ी के देशों में, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में साड़ियाँ पहुंची वाराणसी की। इस तरह के जो काम है, ये इस चुनाव का ये भी है कि स्थानीय मुद्दे वो लोग उसको भी चर्चा कर रहे, हो सकता है उसमें जीत हार किसकी होगी मैं नहीं कह, मोदी जी तो जीतेंगे, वो अलग बात। और अन्य इलाकों में भाजपा के भी कुछ दिग्गज नेताओं की बिल्कुल तलवार सिर पर लटकी हुई जैसी है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैं इस पर दे रहा हूँ। जैसे नितिन गडकरी है, उन्होंने पूरा अपने क्षेत्र में ध्यान दिया, राजनाथ सिंह ने ध्यान दिया, जिससे कई ऐसे नेता है जिन्होंने पूरा अपने क्षेत्र में वो जाते रहे, क्योंकि मोदी जी बार बार कहते थे। दूसरा देखिए पराकाष्ठा, मैं ठीक है मुलायम सिंह जी के परिवार की वजह से अखिलेश भी अपना ध्यान देते रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा यदि आप देखें कि राहुल गांधी, सोनिया जी तो अस्वस्थ थी, गली माली थोड़ा सा, जबकि वो एक्टिव भी रही हैं, उतना खाली उनका कोई कार्यकर्ता या वो वहाँ कितना एक्टिव रहा उसी का परिणाम है कि अमेठी में पिछली बार भी वो हारे थे, इस बार उनको अमेठी से हटना पड़ा, रायबरेली वो जीते हारे, लेकिन कांटे का मुकाबला हो गया। तो अपने स्थानीय मुद्दे जो सड़क, पानी, बिजली, घर, रसोई गैस, इलाज, कमियां हैं अभी भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई देश एकदम स्वर्णाक्षरों में आ गया है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि उनमें जहां जहां लाभ मिला है उसकी अपेक्षा बड़ी है। अच्छा आलोक जी, हमने एक चीज देखी है कि कांग्रेस की तरफ से वो सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए, बेरोजगारी के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, क्या एक काट मिल गई है कांग्रेस को, या एक स्ट्रेटेजी है, या फिर इसको एक एक्सपेरिमेंट समझें? देखिए सोनल जी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आज ही सुबह मुझे दिल्ली से बाहर के पुराने, बहुत राजीव गांधी के जमाने के बड़े पुराने नेता कांग्रेस के, उनसे बात हुई, उनका फोन ही आया था, वो चुनाव में भी लड़े हैं। तो मैं इसलिए ध्यान दिलाऊंगा, उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड ही कहना चाहिए ना, चूंकि बात हुई, इसलिए भी नाम नहीं बढ़ रहा हूँ। ये पुराना इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी के समय में तो उतना नहीं थे, लेकिन यूथ में थे, मतलब वो इंदिरा गांधी के काल से उनके भाषण मेरे पास भी रखे, कई बार मैंने अपनी चर्चा में और अपने लेखों में भी, अपने यहाँ संडे गार्जियन वगैरह में लिखा है कि इंदिरा गांधी के भाषण में भी भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दा तब भी था, खुद उनके प्रधानमंत्री रहते हुए। तो वो मुद्दा जो हो सकता है, पुरानी दवाई जो चलती थी कई जगह, दवाई अब उसका इम्यून हो जाता है शरीर जो है ना आपका, कि लगता है कि ये तो मुझे अब ये तो होता है, बुखार वायरल आया ठीक हो जाएगा। तो आप उस बीमारी से, उन्होंने ये आरक्षण का मुद्दा, राजीव गांधी के भाषण मैंने हेडलाइन बना था, यदि आरक्षण का विस्तार किया गया, 95 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और उसी रायबरेली इलाके में इंटरव्यू दिया उन्होंने मुझे, और कहा कि यदि आरक्षण का विस्तार किया गया तो बुद्धुओं का प्रभुत्व हो जाएगा, उनका वर्चस्व हो जाएगा, इसलिए गरीबी लोगों को मिलना चाहिए, SC ST को पहले से मिल रहा है, होना चाहिए, लेकिन उसका अनावश्यक विस्तार न हो। ये उनका पोर्टेबल, आज भी मेरे पास वो अखबार रखा है जो मैंने नवा टाइम्स में लिखा था। ऐसी स्थिति में ये कहना कि आरक्षण अब मुद्दा है, देखिए यादवों के लिए है, कुछ हद तक जो पिछड़ा लोग हैं, जो गरीब हैं, जो ऊंची जाति का है, नीची जाति का, या मुस्लिम नहीं, जो गरीब है उसको यदि घर मिल जाता है, यदि वो कुछ अपनी दुकान चला सकता है, यदि वो उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी शिक्षा की सुविधाएं, आज भी पढ़ रहा था कई जगह जहां पर कांग्रेस की सरकारें रही आदमी हैं, वहां शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर अभी भी है। तो उसको सुधारने पर यदि जोर होता तो ये समस्या, लेकिन ये उठा करके जो आपने सवाल किया, इसका जवाब ये है कि ये मुद्दे पुराने हैं, कुछ हद तक उसका असर है। बिहार, यूपी
सरकारी नौकरियों का मुद्दा बनाया, वो उससे मैं सहमत हूँ। उन्होंने इसको उछाला है, उनको आत्मनिर्भरता की तरह न बढ़ा करके सरकारी जो वीपी सिंह के समय में तो कितने लोग जल गए थे, बच्चे भी जल गए थे आरक्षण के मुद्दे पर, विरोध में या समर्थन जो भी आप कहें। ऐसी स्थिति में आरक्षण अपने आप दूसरे रोजगार के अवसरों की चर्चा न करके सरकारी नौकरियों में भर्ती हो, चपरासी बनना है, सिपाही बनना है, रिश्वत दो और बन जाओ। रिश्वत को बढ़ावा देने वाला प्रचार से कुछ लोग तो भ्रम में रहते हैं कि चलो मैं एक सुरक्षित नौकरी होगी, 40 साल में काम करूंगा, 50 साल काम करूंगा जी। वो। और एक अंतिम बात, जो ये सैन्य सेवा के लिए किया गया है ना, जो अग्निपथ जो योजना है, वो जबकि अभी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5 साल ही भर्ती होती है, वो 4 साल के लिए हो रही है। 11 लाख रुपए आपको 4 साल बाद 22 साल की उम्र में मिल रहा है, 30,000 रुपए महीना मिल रहा है 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के लिए। उसको भी भ्रमित पैदा करना, जो आज भी एक वक्तव्य आया है कि देखिए सेना को लेकर के भ्रम पैदा करना, ये देश के लिए और जनता के लिए, युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपने जो ठीक कहा कि स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, आध्यात्मिक धर्म का, मंदिर का मुद्दा भी रहा है, लेकिन उसमें सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। वो सभी पार्टियों में मुद्दा, हनुमान मंदिर केजरीवाल भी गए और राहुल गांधी भी गए मंदिरों में जी। मैं तो मानता हूँ मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, ये सबका अधिकार है और उनको जाने में कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठते हैं ना कि जब एक के बाद एक पलटवार करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रेटेजी पर आघात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल से, शिमला से मेरे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, वहां पर भी 4 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। क्या तीसरी बार बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप पर नजर बनाए हुए, तो वहीं राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं, उनकी भी रैलियां हुई हैं। किस तरह के मुद्दे, क्योंकि हम मुद्दों पर जिक्र कर रहे हैं, हिमाचल में किस तरह के इश्यूज आपने देखा कि डोमिनेट कर रहे हैं वहां की जनता पर? अनुराग, आवाज नहीं आ रही। अनुराग, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ भाई, जी जी जी। अनुराग, हम मुद्दों के लिहाज से देखें तो हिमाचल की जनता के बीच इस चुनाव में किस तरह के इश्यूज आपने देखा जो डोमिनेट कर रहे हैं उनके माइंडसेट पर? देखिए, बिल्कुल हिमाचल की जनता, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, हिमाचल, हेलो चेक, मेरी आवाज आ रही है सोनल? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए अनुराग। जी सोनल, देखिए हिमाचल में अगर हम बात करें, हिमाचल की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और एज कम्पेयर टू अदर स्टेट जो है, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और समझदार लोग हैं। अगर हम इस बार के चुनाव की बात भी करेंगे, आपने देखना कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा जो पोलिंग है वो हिमाचल में होने वाली है इस बार जो कास्टिंग होगी वो उससे ज्यादा होगी, आप ये देखना। क्योंकि कारण ये है कि लोगों में बहुत ज्यादा एग्रेशन भी है, बहुत ज्यादा हमने ये भी देखा है कि तनाव बहुत ज्यादा था। कुछ जैसे विधानसभा की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एज मिल रहा है, उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा लोगों को पुराने जो हुआ है, जो इवेंट हुआ पूरे, उससे लोग थोड़े से आहत हैं। तो हो सकता है विधानसभा में जो है कांग्रेस को एज मिले, परंतु अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुत ज्यादा हमने ये देखा है कि जितने लोगों से हमने बात की, बहुत लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पर सुनकर बस आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। प्रत्याशियों से जब हमने बात की तो प्रत्याशी यहाँ तक कह रहे हैं कि जी हमारे को वोट नहीं दे रहे, नरेंद्र मोदी को वोट दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, तो हम ये देख रहे हैं लगातार जो फाइट देख रहे हैं, हम दो की हम दोनों जगह में देख रहे हैं। कांग्रेस को भी हम ये देख रहे हैं कि 2 सीट्स जो है वो आती हुई दिख रही हैं और बीजेपी को भी 2। मैं उसका नाम नहीं लूंगा कौन कौन सी 2 सीट्स का क्या वो है, परंतु ऐसा अभी लग रहा है, फिलहाल स्थितियां जो लग रही हैं वो इस तरह से लग रही हैं। लोग बहुत अवेयर हैं, चुनावी मुद्दे बहुत गर्म है। अगर मुद्दों की बात करें तो शिक्षा के संबंधित, जीएसटी के संबंधित और अग्निवीर का जो मामला था वो बहुत प्रबल था, क्योंकि हिमाचल में से बहुत से लोग जो हैं वो आर्मी में जाते थे। परंतु जिस दिन से अमित शाह आए और उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी कि आम जनता जो है इस बात में छलावे में आ जाएगी। आम जो अग्निवीर का मैसेज है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि आगे 4 साल के बाद क्या होगा। तो अमित शाह ने एक ये बड़ा मैसेज दिया कि 25% तो ऑलरेडी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो आर्मी में चले जाएंगे, 10% जो है वो अर्धसेना बल में चले जाएंगे, 10% सेना में, उसमें पुलिस में चले जाएंगे। तो इस तरह से लोगों में अब जो है वो दोबारा वो वाली जो भ्रम की स्थिति में थे वो क्लियर हो गया है। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, भले ही वो कहीं की स्थिति भी हो। जैसे अगर हम इसको छोड़ दें, शिमला को छोड़ के हम धर्मशाला की या कांगड़ा की बात करें, राजीव भारद्वाज और आनंद शर्मा एक बड़ा चेहरा है अगर हम बात करें कांग्रेस में।
परंतु हम जो लगातार, जैसे किस्सा कुर्सी का भी हमने किया, तो हमने लगातार ये देखा सोनल की यहाँ पर आनंद शर्मा को इतना लेट टिकट दिया गया कि वो अपने जितना चुनावी क्षेत्र है उसी को कवर नहीं कर पाए। कांग्रेस की तरफ से जो डिले है, जैसे 16 का हम शिमला कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, यहाँ पर उनको उसका फायदा मिला डिले करने का, क्योंकि लोगों में बहुत सी बातें, अवधारणाएं जो थी वो सुरेश कश्यप के प्रति आ गई थी कि नहीं जी आपने काम नहीं किया, आप 5 साल तक दिखे नहीं। तो उसका सारा जवाब जो था वो विनोद सुल्तानपुरी ने दे दिया। तो उससे उनको जहां एक तरफ फायदा मिला है, वहीं दूसरी तरफ आनंद शर्मा को वहां नुकसान हुआ। उसी तरह से कंगना रनौत का जो था, कंगना रनौत को मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत को आज मिला है इस चीज का कि वो पहले बार, जहां पर उनको ये कहा जा रहा था कि ये बाहर से आई हुई लड़की है और ये है, परंतु जिस हिसाब से उन लोगों, कंगना रनौत ने पूरे वो जो एक्सेप्टेंस है वो दिखाई दी है लोगों के भीतर। ठीक है, अब दिखाई देने लगी है। ठीक है, अनुराग मैं लौटूंगी आपके पास। मैं चंडीगढ़ का रुख कर लेती हूँ। चंडीगढ़ से साहिल रुखाया मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुद्दों के लिहाज से अगर देखें चंडीगढ़ में साहिल, तो किस तरह के मुद्दे हावी दिखाई दे रहे हैं? और पिछली दफा जो परफॉर्मेंस रहा था उसके कंपैरिजन में हमने देखा कई जगहों पर कांटे की टक्कर थी, तो जीत का मार्जिन भी कई जगहों पर ज्यादा दिखाई दिया। अब की बार उसके लिहाज से किस तरह की तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं साहिल? साहिल आप अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही साहिल हम तक। बिल्कुल सोनल, तमाम तरह के मुद्दे जो है इस बार चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ओपोजिशन की ओर से जो है तमाम तरह के मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर भाजपा के कैंडिडेट की बात की जाए तो वो तमाम मुद्दे लेकर जो है वो चुनावी मैदान में जो है वो उतरे थे। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र किया, जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जो 10 साल में कामकाज जो है वो किए गए, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी के प्रत्याशी जो है संजय टंडन वो मैदान में उतरे हैं। और तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी तमाम तरह के मुद्दे लेकर जो है वो मैदान में उतरी है। भाजपा पर तमाम तरह के एलिगेशन जिस तरीके से लगाए गए हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा संविधान जो है खत्म करने की बात जो कही गई थी, आरोप इस तरह के जो है उनके द्वारा लगाए गए थे। तो तमाम तरह के मुद्दे जो हैं पक्ष और विपक्ष द्वारा जिस तरीके से जनता के बीच जो है रखे जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कल जब मतदान होगा तो जनता किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट करेगी, इस पर सबकी निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ऐसे में अब इंतजार जो है वो थोड़ा ही रह गया। कल जो है 7 बजे जो है वोटिंग होगी और 6 बजे तक जो है वो जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 4 जून के बाद नतीजे आएंगे और नतीजों से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर चंडीगढ़ की जनता जो है वो किसको अपना नुमाइंदा चुनती है और किसको अपना जो है कैंडिडेट मानती है। ये 4 जून के बाद ही जो है वो तय हो पाएगा। जी सोनल। ठीक है, आलोक जी, जिस तरीके से साहिल भी बता रहे हैं और अनुराग भी अभी शिमला से जानकारी दे रहे थे, कई जगहों पर एक ऐसी वेव नजर आ रही है, लोगों के भीतर एक रोष, एक गुस्सा नजर आ रहा है कि उनका जो नुमाइंदा है वो उनके बीच में है ही नहीं। उसका सीधे तौर पर जो नुकसान है वो पार्टी को और उस कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा, जिस पर अब की बार भरोसा जताया गया है। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर नहीं रहने वाला है? आपको क्या लगता है कई जगहों पर जो ये नाराजगी है, जो गुस्सा है लोगों का कि आप हमारे बीच के नहीं है या हमारे काम नहीं करवाते हैं, हमारे बीच आते नहीं, ये जो नाराजगी है ये कैसा फैक्टर देख रहे हैं आप अब की बार? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने आपको इससे पहले भी जो रायबरेली या बेटिया कहा, उसी तरह से हिमाचल खास करके, और ये सही बात है कि वहाँ साक्षरता में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, अब तो और राज्य भी, केरल भी है, सबसे आगे रहे हैं। हिमाचल बड़ा शांति प्रिय राज्य रहा है और वहाँ भी जिस तरह से, लेकिन आप देखिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये स्थानीय कम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जैसा अभी उन्होंने कहा, अब जाके चुनावी सभा में बताने से बजाय यदि ये अग्निवीर योजनाओं के बारे में घर घर जाकर बताया गया होता तो ये आक्रोश उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में नहीं बनता। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या जो और वरिष्ठ नेता हैं, नड्डा जी खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका प्रचार ठीक से न होना। लेकिन अभी हिमाचल की बात पर मैं एक बात सुनील जी और ध्यान दिलाऊंगा। आनंद शर्मा का जो भी जिक्र आया, वो एक पुराने कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से रहे हैं। यूथ कांग्रेस से जब से आए तब से मैंने उनको देखा है। पिछली बार राज्यसभा चुनाव में जो उनकी अनदेखी हुई, एक तो पहले ही उनकी दुखी वो थे, उनके समर्थक सारे,
वहां अभिषेक सिंघवी को लाया गया और उसको लेकर के वो जो पराजय हो गई, पार्टी में ही चाहे संतोष है। फिर उनका सबसे पुराना विवाद यदि किसी के साथ था तो यही जो विक्रमादित्य जो खड़े हुए हैं मंडी से, मैंने उनके पिता वीरभद्र सिंह से टकराव, जबकि युवा थे, मैंने कंपेरेटिव उस जमाने में, मैंने उनसे तो उम्र में छोटे रहे, वीरभद्र सिंह का बड़ा प्रभुत्व रहा कांग्रेस में। तो आनंद शर्मा जी को जो कहें दिल्ली में, जो जिस तरह से राहुल गांधी या उससे पहले पार्टी में भी बार बार संकेत दिया जाता था कि ठीक है पुराने नेताओं को काउंटर करना है, वो बेचारे पहले तो काउंटर कर रहे थे, अब उसके बाद आज भी जो प्रतिभा सिंह हैं और विक्रमादित्य हैं, उनके साथ ही तो उनका टकराव था जिसकी वजह से अभिषेक सिंघवी भी चुनाव हार गए। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी की अंतर कला, राहुल गांधी के ऐसे सलाहकारों पर निर्भर रहना जो जमीनी सच्चाई को नहीं जानते, उससे कांग्रेस को और भाजपा को भी जहां जहां नुकसानदेही है। जबकि पंजाब हरियाणा में इतनी बुरी स्थिति, और चंडीगढ़ में भी, वैसे मनीष तिवारी बहुत काबिल हैं, उनको भी देखिए पंजाब से हट करके यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये भी एक है, जबकि वो बहुत अच्छे विधिवेत्ता भी हैं। पार्टी ने उनका उपयोग संसद में भी बहुत नहीं किया, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, बार बार उन पर आरोप लगाया गया कि पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक सिपाही की तरह से वो चंडीगढ़ आ गए, लेकिन उनका पहले जो पंजाब में, उनके पिता बाकायदा आतंकवाद के शिकार हुए, उनका पंजाब में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाना, या पंजाब में जाखड़ जी का, जो बलराम जाखड़ को भी हम अच्छी तरह जानते थे, जहां पंजाब में गैर सिख भी होते हुए लेकिन कांग्रेस के प्रति जिनका प्रभाव था, बेअंत सिंह जिनके बेटे, ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस ने जो अनदेखी की गई, अमरिंदर सिंह जो राजीव गांधी के मित्र, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या देश के अन्य हिस्सों में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में भी ये कांग्रेस की अंतर कलह का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, या और जो पार्टी हो सकती है उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य देश का है, जो आपने मुद्दा उठाया, कि ये लोग यदि विपक्ष में भी रहते हुए अपने क्षेत्रों पर ध्यान देते, पार्टियां चाहे बीजेपी भी हो, अब जहां प्रतिपक्ष में है, तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता। मेरा तो मानना ऐसा है। ठीक है, साथ जुड़ने के लिए अनुराग मेरे सहयोगी शिमला से जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ से साहिल रुखाया मेरे सहयोगी मेरे साथ थे, आपका भी